हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अब इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ओके। तो ये पहला सवाल है, पढ़ लेते हैं। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a tan of x minus b plus c, given that b is positive and between pi, strictly state the values of the constants a b and c। सही है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक दो चीजें नोटिस कर लेते हैं हम। एक तो ये है कि x का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब है पीरियड अनचेंज्ड है, पीरियड tan का वही पाई है। तो एजम्प्टोट जो डिस्टेंस होता है वो पाई ही रहेगा। और फिर हर पाई यूनिट्स बाद tan अपना जो फंक्शन है वो अपनी y वैल्यू रिपीट करेगा, डिफरेंट x वैल्यूज। ए और सी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई, तो जो वर्टिकल स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है जो ए से होगी। और सी से वर्टिकल शिफ्टिंग वो डाउनवर्ड्स भी हो सकती है, अपवर्ड्स भी हो सकती है। हाँ, इन पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई, कोई हमें हिंट्स नहीं दी हुई। ओके। हाउ डू वी बिगिन? टेन फंक्शन में अक्सर एसिम्प्टोट्स काम आते हैं। इस केस में नहीं आएंगे, लेकिन अक्सर एसिम्प्टोट्स काम आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने टेन फंक्शन को लेट से शिफ्ट किया और वो नया शिफ्टेड फंक्शन है, उसके एसिम्प्टोट्स दिए हुए हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि टेन फंक्शन इटसेल्फ कितना शिफ्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेन फंक्शन बनाऊं, इधर जो नॉर्मल है y इक्वल्स टू टेन एक्स, तो वो पाई बाय टू पे एक एसिम्प्टोट होता है, लेकिन नेगेटिव पाई बाय टू पे होता है। दोनों का डिस्टेंस पाई होता है। y इक्वल्स टू 10x। अब अगर मैं लेट से, एक ऐसे एग्जांपल है, अगर मैं कर लूँ लेट से x माइनस लेट से पाई बाय टू कर लेता हूँ, तो मैं पाई बाय टू यूनिट्स टू द राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो पूरा फंक्शन इट सेल्फ को शिफ्ट करूंगा। तो जब पूरे फंक्शन इट सेल्फ को शिफ्ट करूंगा तो बेसिकली ये कि उसके एसिम्प्टोट्स भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम ये स्टडी कर सकते हैं और ये करेंगे कि एसिम्प्टोट्स कितने शिफ्ट हुए, तो उससे पता चल जाएगा कि फंक्शन कितना शिफ्ट हुआ। तो ये जो साइकिल है जो बन रहा था पाई बाय माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, अब ये कब बनेगा? तो पाई बाय टू में पाई बाय टू ऐड करें टू द राइट, क्योंकि हम जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा पाई। और माइनस पाई बाय टू में मैं अगर पाई बाय टू ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0। और इनका जो मिड पॉइंट होगा वो मुझे पता है फिर क्या होता है, पाई बाय टू। तो ये मेरा एसिम्प्टोट भी बन जाएगा। अब इसमें डॉटेड तो बना नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर फिर भी मैं थोड़ा बना रहा हूँ। और ये मेरा एक नया एसिम्प्टोट होगा। और फिर वही बनेगा, मिड पॉइंट के थ्रू पास करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू गेट द आइडिया। लेकिन ये कि यहाँ पे एसिम्प्टोट्स पता नहीं चल रहे। अब इस ग्राफ में एसिम्प्टोट्स क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि हो सकता है कि ये एसिम्प्टोट हो। 3 पाई बाय 4 लग रहा है, ग्राफ से लग रहा है कि भाई 3 पाई बाय 4 एक एसिम्प्टोट है। तो अगला अब आएगा पाई यूनिट्स बाद, क्योंकि पीरियड अनचेंज है, तो 7 पाई बाय 4। तो ये बिल्कुल हमें ठीक लग रहा है। हाँ, हो सकता है ये एसिम्प्टोट हो। ओके, लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके। और क्या पता, ये अब ये तो इनके बीच में डिस्टेंस पाया है वो आप देख सकते हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है फॉर द एसिम्प्टोट्स। लेकिन ये भी एसिम्प्टोट हो सकता है क्या? ये तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन आ गया एसिम्प्टोट्स का। एक ये एसिम्प्टोट है। अब राइट पे तो जगह है नहीं, क्योंकि अगर मैं 3 पाई बाय 4 जब एसिम्प्टोट था प्लस पाई किया तो 7 पाई बाय 4 आ गया। अब लेकिन ये थोड़ा सीधे हाथ पे है, तो कहीं एसिम्प्टोट लेट से कहीं यहाँ बन रहा होगा। तो इस पे तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मैं लेफ्ट पे बना लेता हूँ। तो लेफ्ट यूनिट, मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा पाई यूनिट्स। तो अगर आप थोड़ा नोट करें तो सिमेट्रिसिटी की वजह से, ड्यू टू द सिमेट्रिकनेस, बेसिकली ये वाला एसिम्प्टोट होगा। वो आप इसलिए दे सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये पूरा पाई है। सही है। और ये जो डिस्टेंस है ये थ्री फोर्थ्स ऑफ अ पाई है। तो डिस्टेंस बिटवीन एसिम्प्टोट्स पाई होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3/4 भी आ रहा है, ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी आ रहा है, ये रहा। तो वो जो सिमेट्रिकनेस की वजह से वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा वो ये होगा। तो जो बाकी बच गया वो ये रहा, जो बेसिकली ये है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये वाला, ये जो 3/4 ऑफ अ पाई से थोड़ा ज्यादा है, उसमें फिर आप ये डिस्टेंस ऐड कर लें, तो पूरा पाई बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस बिटवीन एसिम्प्टोट्स पाई आ जाएगा आपके पास। तो ये भी हमें लग रहा है कि भाई ये भी एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं। तो एसिम्प्टोट्स हम श्योर फॉर श्योर कह नहीं सकते कि कौन से हैं। तो एसिम्प्टोट्स हमें नहीं कंफर्म नहीं है, तो फिर हम बता नहीं सकते कि क्या हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हुई है। लेकिन ये क्या है, अमूमन अक्सर एसिम्प्टोट्स बहुत काम आते हैं इस केस में, लेकिन नहीं आ रहे। ओके। तो अब हम क्या करें?
अब आप ये करें कि टेन फंक्शन के बारे में आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए। बेसिक बात ये पता होनी चाहिए कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। इस केस में ओरिजिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये टेन का पूरा एक साइकिल होता है, ये पूरा यूं स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म होता है। इसको आप यूं सोचें कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ, ऊपर गया, और फिर जिस तरह ऊपर गया उसी पैटर्न, उसी स्मूथनेस के साथ, उसी उसी शेप के साथ नीचे गया। तो सिमेट्रिक होता है अबाउट दिस पॉइंट या द अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? द ओरिजिन। ओके। तो अब आप क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट लोकेट करें ऑन द टेन ग्राफ, इस ग्राफ में, जिसके अबाउट आपको सिमेट्रिसिटी आप ऑब्जर्व कर सकें कि जैसे ही जितना जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उतना ही नीचे जा रहा है, उसी रेट से, उसी स्मूथनेस के साथ, उसी शेप के साथ। तो अगर आप एक एक पॉइंट ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स लें, फॉर एग्जांपल ये वाला ले लें जो ग्रिड ग्रिड पे आ रहे हैं, ये करते करते आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे अगर आप नोट करें, तो जैसे ऊपर जा रहे हैं उसी तरह नीचे आ रहे हैं। देखें एक स्ट्रेट लाइन के साथ, और तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन के साथ नीचे जा रहे हैं। अभी यूं ऊपर जा रहा है तो यूं नीचे जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही सब कुछ वही है, ग्रेडियंट बेसिकली वही है, डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं। लेकिन थोड़ा बस वो होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पॉजिटिव तो वहाँ नेगेटिव। तो सिमेट्रिसिटी वही है। तो ये बेसिकली वो मेरा पॉइंट है। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से बेसिकली आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया, तो आपने सवाल सॉल्व कर लिया कैसे? क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है जीरो। मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है कि एक्स की वैल्यू जीरो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर है, तो वाई की वैल्यू क्या है? वन। एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर है, तो वाई की वैल्यू वन है। अब हमें ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि सबसे पहले हमें ये सी बताएगा, इससे हमारे ए से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ए तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग है। तो अगर वाई की वैल्यू जीरो है और अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं, तो वाई की वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो ये अभी बात ए की नहीं हो रही, बात हो रही है सी की। बात हो रही है सी की, कि पहले वाई की वैल्यू जीरो थी। सही है, यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो है, स्ट्रेच करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये अचानक से वाई की वैल्यू वन कैसे बन गई? ऑब्वियसली वर्टिकल शिफ्टिंग हुई है, अपवर्ड्स टू अपवर्ड्स हुई है बाय वन यूनिट। तो इससे ऑब्वियसली क्या पता चलेगा कि हमारा सी की वैल्यू क्या है? वन। तो ये आपको डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए। तो इससे ये डायरेक्टली पता चल गया कि सी की वैल्यू क्या है? वन। क्यों? क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो स्ट्रेचिंग से चेंज नहीं होगी, वर्टिकल शिफ्टिंग से ही चेंज होगी। तो वाई की वैल्यू जीरो, जब वाई की वैल्यू वन से चेंज हो गई, इसका मतलब ग्राफ उठा है वन यूनिट अपवर्ड्स, तो सी की वैल्यू वन या पॉजिटिव वन। तो वर्टिकल शिफ्टिंग अपवर्ड्स बाय वन यूनिट। और वो पहले एक्स की वैल्यू जीरो पे थी वैल्यू, अब वो पाई बाय फोर पे, तो शिफ्टिंग हुई है टुवर्ड्स द राइट बाय पाई बाय फोर यूनिट्स। तो यहाँ से पता चल गया कि बी की वैल्यू क्या है? पाई बाय फोर। तो आपको एक पॉइंट से तो आपके दो वैल्यूज तो आराम से निकल गई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब बच गया ए। तो ए के लिए एक बहुत आसान जो अप्रोच ये है कि आप वैल्यूज प्लग इन कर दें। तो आपका जो फंक्शन है tan ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी, वो अगर आप प्लग इन कर दें वैल्यूज ऑफ बी एंड सी, तो वो फंक्शन क्या है? हमारा जो फंक्शन है वो ये है, tan ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर प्लस वन। अब आप क्या करें, एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स ले लें जिसमें आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू पता हो, सॉल्व करें, तो सिर्फ ए आपका अननोन बच जाएगा। तो लेट्स सी कि उन्होंने कोई एक अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है, तो इंडीड एक पॉइंट दिया हुआ है एंड दैट इज द दिस पॉइंट। क्योंकि अब ऑब्वियसली ये पॉइंट आप ले नहीं सकते, ये पॉइंट आप ले नहीं सकते, क्योंकि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज तो पता है लेकिन एक्स वैल्यूज फॉर श्योर नहीं पता। ओके। तो ये वाला पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पाई बाय टू है और कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या है? थ्री। तो एक्स की तो मुझे पता है कि ये जो मेरा फंक्शन है, जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है वाई इक्वल्स टू ए ऑफ टेन एक्स माइनस बी प्लस सी, उसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू पाई बाय टू रखूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू होगी थ्री। तो दैट इज इट। पाई वैल्यू थ्री रख लें, उसके अंदर एक्स की वैल्यू प्लग इन कर दें, पाई बाय टू। पाई बाय टू है ना, आई बिलीव। हाँ, तो एक्स की वैल्यू पाई बाय टू पे, वाई की वैल्यू थ्री। प्लग इन कर दें एक्स की वैल्यू पाई बाय टू, वाई की वैल्यू थ्री, एंड जस्ट सॉल्व करें फॉर ए, क्योंकि इट इज द ओनली अननोन। तो ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, विच इज बेसिकली टू पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर। अब हमें पता है टेन पाई बाय फोर पे क्या होता है? वन। नहीं पता तो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेन पाई बाय फोर पे होता है वन, तो ये हो जाएगा थ्री इक्वल्स टू ए इंटू वन प्लस वन, विच इज वॉट? विच इज बेसिकली थ्री इक्वल्स टू ए प्लस वन, विच गिव्स मी वॉट? विच गिव्स मी ए इक्वल्स टू टू। तो सवाल सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल था। तो ये जो इसमें टेन फंक्शन के बारे में जो डिटेल्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको फिर इन जनरल आनी चाहिए।
ओके। फिर ये क्या है? ओके, एक और सवाल कर लेते हैं, प्रूव्ड आइडेंटिटी। चले आइडेंटिटी का भी एक सवाल कर लेते हैं कि ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 1 ओके, 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 1 - sin² थीटा इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 1 - tan²थीटा। अच्छा, इसमें आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है और ये कि रीअरेंजिंग के साथ थोड़ा आइडिया है, लेकिन आप, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। लेफ्ट से अगर हम शुरू करें, लेफ्ट से अगर हम शुरू करें तो मुझे टेन इंट्रोड्यूस करना है। हाँ, तो लेफ्ट से अगर हम शुरू करें तो हमें पता है कि 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये यहाँ से आती है कि यहाँ से आती है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से दो आइडेंटिटीज आती हैं कि 1 - cos² थीटा इक्वल्स टू sin²थीटा, या फिर 1 - sin²थीटा इक्वल्स टू cos²थीटा। तो यहाँ पे वो दूसरी अप्लाई हो रही है। तो 1 - 2 sin² थीटा अपॉन cos²थीटा। अच्छा, अब हमें चाहिए टेन। अभी हमें दिख नहीं रहा कि टेन आएगा कैसे, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वन भी है, तो यहाँ वन भी आना चाहिए। तो मैं डिनोमिनेटर अभी डायरेक्टली स्प्लिट नहीं करूंगा। तो एक बात ये है कि डिनोमिनेटर cos² है ना, तो न्यूमिनेटर में भी cos² होना चाहिए, तभी जाके कैंसिल होके वन बनेगा। तो ये अगर आप सोचेंगे तो आप जरा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये यहाँ पे दिए हुए 2 sin²थीटा, तो आई कैन स्प्लिट दिस टू इंटू वन एंड वन, बेसिकली 1 - sin²थीटा माइनस sin²थीटा। आपने टू को स्प्लिट कर दिया। अब आप देखेंगे तो 1 - sin²थीटा आ रहा है। एंड व्हाट इज दिस 1 - sin²थीटा? दिस इज बेसिकली cos²थीटा। तो cos²थीटा माइनस sin²थीटा अपॉन cos²थीटा। अब आप डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लें तो ये हो जाएगा 1 - tan²थीटा, क्योंकि sin²थीटा अपॉन cos²थीटा tan होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास दो हो, 2 sin²थीटा 2 cos²थीटा, यू कैन ऑलवेज स्प्लिट इट इनटू sin²थीटा या cos²थीटा। स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझ में आया कि -2 sin²थीटा है तो आई मीन इट डजंट गेट एनी सिंपलर देन दिस, कि आप इसको तोड़ सकते हैं -sin²थीटा इंटू -sin²थीटा। अगर और डिटेल में जाना है तो बेसिकली एक्चुअली आप करके रहे कि टू को तोड़ें 1 + 1 में, और अब आप sin²थीटा डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो हो जाएगा -sin²थीटा माइनस sin²थीटा। इससे ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा सकते। अब राइट से भी शुरू कर सकते हैं, राइट से मैं नहीं कर रहा, इट्स एन एक्सरसाइज, लेकिन यू गेट द आइडिया वैसे के लिए करना क्या है। 1 - tan²थीटा तो हो जाएगा 1 - sin²थीटा अपॉन cos²थीटा, वहां से एलसीएम लेंगे, ये अप्रोच फॉलो करेंगे, आराम से हो जाएगा। इसका एक और पार्ट है क्या? ओके, इसका एक और पार्ट है। तो दिस इज पार्ट ए। ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स पार्ट बी। हैंड सॉल्व द इक्वेशन। ओके, तो जब आपको बोला जब भी हैंड सॉल्व द, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आइडेंटिटी पिछले पार्ट में दी है वही आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि कभी कभी मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी फैक्टर आउट करना पड़ता है, ताकि मेक श्योर करें जो नई आइडेंटिटी आ रही है या फिर वो बन जाए जो पुरानी दी हुई है, ताकि तभी तो ये हैंस वाला इस्तेमाल होगा, और वही वाली पुरानी आइडेंटिटी जो आपने प्रूफ किया वही इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 1 - sin²थीटा, तो 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 1 - sin²थीटा। ओके, अब इसको कह रहे हैं सॉल्व करो व्हेन इट इज इक्वल्स टू 2 10⁴। ओके, तो 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 1 - sin²थीटा सॉल्व करना है हमें इसको। हमें सॉल्व करना है वन, इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन अब हमें हेंस के हिंट दी हुई है, और अब हमें पता है कि ये हमें किसके बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया, दिस इज इक्वल्स टू 1 - tan²थीटा। 1 - tan²थीटा इक्वल्स टू 10⁴ थोड़ा रीअरेंज अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा बेसिकली 10⁴ प्लस tan²थीटा -1। तो ये अब हमें पता है डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है इन जनरल, तो अब सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू tan²थीटा, हमेशा मिडिल वेरिएबल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल X² प्लस कैपिटल X -1 इक्वल्स टू 0। लेट्स सॉल्व दिस। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर मिडिल टर्म जो करना है करें। तो ये हो जाएगा कैपिटल X², तो ये हो जाएगा कैपिटल X हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा -1।
ये मुझे लग रहा नहीं है कि ये इस तरह होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं तो बेहतर है। तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2A। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई। तो ओके, तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, और फिर एक्स कैपिटल एक्स इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं किसके बराबर है। -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2। दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज -0.618 or 0.618, 0.618, and this is equal to uh -1.618। ओके, अब हम वापस अपनी थीटा की तरफ जाएंगे क्योंकि वी नीड टू सॉल्व फॉर थीटा। तो बेसिकली ये है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0.618, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1.618। ऑब्वियसली इसको आप निग्लेक्ट कर लेंगे, क्यों? यू विल डिसरिगार्ड दिस इक्वेशन, क्योंकि इसको आप यूं भी लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1.618। तो कोई भी थीटा की वैल्यू रखें, tan ऑफ थीटा इज जस्ट अ नंबर, उसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव आ रहा है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। तो वी डिसरिगार्ड दिस इक्वेशन, तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0.618। अब यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे ऑब्वियसली, कि tan थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 618, एंड फ्रॉम हियर वी गेट tan theta equals to, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.618, स्क्वायर रूट ऑफ 0.618, व्हाट डू वी गेट? 0.786। तो 0.786 -0.786, और हमें थीटा की क्या रेंज दी हुई है? थीटा की अब हमें रेंज दी हुई है बिटवीन 0 and 180। ओके, तो थीटा इज बिटवीन 0 and 180 इंक्लूसिव। बस अब सॉल्व करते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू arc tan या tan इनवर्स 0.786 करें। थीटा इक्वल्स टू arc tan या tan इनवर्स -0.786 करें। तो व्हाट डू वी गेट? लेट्स सी। और tan का ग्राफ भी देख लेते हैं ताकि पता हो जाए। तो ये tan का ग्राफ, तो क्योंकि सिर्फ जीरो है और 0 से 180 है, तो मैं नेगेटिव साइड कंसिडर नहीं कर रहा। तो ये वो π/2 वाला एसिम्प्टोट है, और फिर फ्रॉम π/2 से वाला पार्ट है ये। ओके, तो हमें पता है कि ये कुछ यूं जाएगा। फिर ये वाली नेगेटिव रेंज तो कंसिडर नहीं हुई, तो मैं डॉटेड में बना रहा हूँ। उसके बाद वापस ये कुछ यूं जाएगा। सॉरी, ये मिड पॉइंट होगा ना 3π/2, और 3π/2 नहीं होगा, π/2, π/2, और फिर एक और एसिम्प्टोट आएगा पाए के बाद। ओके, तो दिस विल बी 3π/4। एक्चुअली एक सेकंड, सही से बना लेता हूँ। हाँ, मुझसे गलती हो गई, माय अपोलॉजीज। ये π/2 है, फिर वो पाई यूनिट्स बाद आएगा एसिम्प्टोट। पाई यूनिट्स पाई पे नहीं होगा ऑब्वियसली, पाई यूनिट्स बाद आएगा, तो ये हो जाएगा 3π/2, और फिर इनका मिड पॉइंट होगा पाई। तो यहाँ पे तो कुछ यूं बनेगा। फिर ये डॉटेड है क्योंकि अब इसके बाद रेंज हमने कंसिडर नहीं की, और यहाँ पे कुछ यूं बनेगा।
ओके। तो ये हो जाएगा 0, 90, और फिर ये बनेगा, लेकिन ये भी डॉटेड बनेगा क्योंकि ये भी रेंज से बाहर ही आ रहा है, क्योंकि ये पाई होता है। या 180 डिग्रीज, यहाँ मैंने रेडियंस में लिखा है, सॉरी। लेकिन ये भी डॉटेड में बनेगा क्योंकि रेंज से बाहर है ना। रेंज है 0 डिग्री से 180 डिग्री, या फिर 0 रेडियंस से पाई रेडियंस। मैंने यहाँ रेडियंस लिख लिया है। तो ये, तो बेसिकली दिस इज द कर्व इन द रेंज एंड दिस इज द कर्व इन द रेंज या विद इन द रेंज। बाकी ये वाले जो पार्ट हैं दे आर आउटसाइड द रेंज। ओके सॉरी, वो थोड़ा एसिम्पटोट्स फिगर आउट करने में टाइम लग गया। ओके, अब 0.786 कहाँ होगा, कहीं लेट से यहाँ कर लें। तो 0.786, तो आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एक्स वैल्यू। तो उस पर्टिकुलर एक्स वैल्यू पे वाई की वैल्यू 0.786 हो जाएगी। सो आई नीड दिस आंसर। और फिर लेट से -0.786 इधर है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आंसर। यहाँ पे फिर वो पर्टिकुलर एक्स वैल्यू होगी जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू -0.786 होगी। तो 10 इनवर्स करते हैं 0.786। तो आर्क 10 0.786। So what is arctan 0.786? Arctan 0.786 is basically इन डिग्रीज कर लेते हैं क्योंकि अब हम डिग्रीज में आ गए। 38.17। तो ये जो जो भी होगा रेडियंस में, वो बेसिकली होगा 38.17 डिग्रीज। तो हमें पता लग रहा है कि 0 और π/2 रेडियंस के बीच में, या 0 90 डिग्री के बीच में, तो ये आंसर आ रहा है क्योंकि 0 और π/2 रेडियंस के बीच में। अब ना, वी नीड दिस आंसर। अब लेकिन आर्क 10 जिस तरह डिफाइंड होता है, तो वो बेसिकली ये वाला हमें आंसर देगा। मैं पहले से ही बता दूं, आई एम प्रिटी श्योर वो हमें ये -0.876 से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करें, करते रहें, तो वो ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके हमें ये वाला आंसर देगा। जैसे मैं इसको यहाँ थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ कि ये है, लेट्स से दिस इज वेयर आई हैव -0.786। तो ये कर भी यूं जाएगा डॉटेड वगैरह। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो आई एम प्रीटी श्योर कैलकुलेटर में ये वाली एक्स वैल्यू दे देगा जो नेगेटिव है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो आर्क 10 -0.7, तो ये हमें आंसर नहीं चाहिए होगा, तो इस टाइम इसको देखते हैं कि -38.17। ओके, तो जो भी रेडियंस में होगा, लेकिन आ रहा है -38.17 डिग्रीज, बट दिस इज नॉट इन द रेंज ऑब्वियसली। तो अब हमें पता है 10 की जबरदस्त बात क्या है कि एग्जैक्टली पाई यूनिट्स बाद रिपीट होगा। ये जो भी आंसर होगा, वो फिर ये पाई यूनिट्स बाद इधर वो एंगल होगा, और वही वाई वैल्यू होगी। तो बेसिकली इसमें पाई यूनिट्स या फिर 180 पाई रेडियंस या फिर 180 डिग्रीज ऐड कर लें, दैट इज इट। तो अब आपके पास यही दो आंसर आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप ग्राफ और स्केच करें, तो आप देखेंगे जितने भी अगर दूसरे आंसर आएंगे, वो विद इन द रेंज नहीं आएंगे, आउटसाइड द रेंज आएंगे। तो दीज आर योर आंसर्स। तो एक थीटा की वैल्यू आ गई 38 पॉइंट, थीटा की वैल्यू आ गई 38.17 डिग्रीज, एंड व्हाट इज द अदर 180 -38 ना। तो 180 -38 इज अबाउट व्हाट 142। तो 142, तो ये हो जाएगा 141, तो ये हो जाएगा 141.83। तो दीज आर योर आंसर्स। तो ये वो थीटा की वैल्यूज हैं जो विद इन द रेंज है, मतलब बिटवीन 0 एंड 180 डिग्रीज। और जब मैं टेन थीटा के अंदर ये वैल्यूज प्लग इन करूंगा, तो वो फिर आउटपुट्स आएंगे 0.786 और फिर -0.8786 रिस्पेक्टिवली। तो जो, और ऑब्वियसली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, ये ऑब्वियसली फिर कहाँ से आई थी, अगर बैकवर्ड जाते रहे बैकवर्ड जाते रहे, तो यहाँ से आई थी। तो ऑब्वियसली वो जो थीटा की जो वैल्यूज होंगी, वो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, या फिर इसको करेंगी, या फिर इन अदर वर्ड्स इसको करेंगी, जो हम ओरिजिनली चाहते थे कि वी नीडेड वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आ, ये भी आइडेंटिटी है, आई डोंट थिंक करने की जरूरत है। सारी आइडेंटिटीज है। हाँ, ये ग्राफ वाला है, ये अलग कर लेते हैं। आई थिंक ये कर लेते हैं, इसके बाद एक और ग्राफ वाला कर लेते हैं, एंड आई थिंक वी शुड बी डन। हाँ, ये अच्छा ग्राफ, ये अच्छा, अच्छी बात है, सवाल आ गया क्योंकि इसमें कुछ साइन और कॉस के बारे में इन पर्टिकुलर डिस्कस करना था क्या। कि द ग्राफ शोज पार्ट ऑफ ए कॉस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, तो इसमें देख डायरेक्ट पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग नहीं हुई है। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग नहीं हुई है, और ये कि पीरियड पॉसिबली चेंज हो गया है। पॉसिबली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बी पे कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या पता बी वन ही रहे। तो पीरियड चेंज हुआ है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग नहीं हुई, एंड देन वी हैव वर्टिकल स्ट्रेचिंग एंड देन वर्टिकल शिफ्टिंग। ओके, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी। अच्छा, अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब है ग्राफ जिस तरह नॉर्मली कॉस का
जिस तरह नॉर्मली कॉस का ग्राफ हम यूं शुरू करते हैं जीरो से और टू पाई पे खत्म होते हैं, तो यही इमेजिन करेंगे कुछ यही होगा। लेकिन मैं कंपैरिजन के लिए कॉस का ग्राफ जरूर बनाना चाहता हूँ। थोड़ा डिटेल का बड़ा बना लेता हूँ। तो ये आपका जीरो रेडियंस बोल लें तो वन होता है। फिर आपके पास ये पाई बाय टू रेडियंस पे कितना हो जाता है, जीरो। एंड देन यू हैव पाई रेडियंस विच पे बेसिकली हमारे पास नेगेटिव वन आ रहा होता है। एंड देन वी हैव थ्री पाई बाय टू रेडियंस विच पे फिर जीरो हो रहा होता है। एंड देन वी हैव पाई टू पाई रेडियंस विच पे वापस वन हो रहा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू cos ऑफ x। ओके, तो इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि साइकिल शुरू हुआ और खत्म हो गया पाए पे। तो जीरो पे तो शुरू होना ही था, साइकिल हमारा यहीं से शुरू होगा क्योंकि शिफ्टिंग नहीं हुई ना। तो यहाँ से शुरू हुआ तो पाए में ही खत्म हो गया। ओके, तो पाए रेडियंस के अंदर खत्म हो गया, नॉर्मली टू पाए के अंदर खत्म होता है। तो इससे क्या इमीडिएटली पता चलता है कि पीरियड हाफ हो गया है, स्पीड डबल हो गई है। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज टू। ओके, तो बी की वैल्यू तो डायरेक्टली पता चल गई इमीडिएटली, नो प्रॉब्लम। अब कॉस और साइन में सी और ए निकालने की बड़ी एक जबरदस्त ट्रिक बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं, जो बहुत अच्छी है और बहुत आसान है। क्या वो बताने से पहले ये बता देता हूँ कि जो कॉस फंक्शन होता है ये नॉर्मली साइन फंक्शन के लिए भी आप ये कर सकते हैं। तो मैं साइन फंक्शन के लिए भी इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या कि एक मिड लाइन होती है, यू हैव टू थिंक अबाउट द मिड लाइन। ओके, मिड लाइन क्या होती है, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वन, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वन, और जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है नेगेटिव वन। ओके, तो जो मिड लाइन होती है जिसको एवरेज लाइन बोलते हैं, वो एग्जैक्टली मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होती है, एवरेज में होती है। तो वन उसकी मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, जो नॉर्मल साइन फंक्शन है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज लूं तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, क्योंकि वन प्लस माइनस वन तो विच इज जस्ट वन माइनस वन विच इज जीरो। अब जीरो अपॉन टू करूंगा एवरेज लेने के लिए तो जीरो। तो ये जो y इक्वल्स टू जीरो की लाइन है, दिस इज योर एवरेज लाइन। अच्छा, अब ये मैं एवरेज लाइन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं एवरेज लाइन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साइन फंक्शन है ना, अपनी एवरेज लाइन से मैक्सिमम वन यूनिट अपवर्ड जाता है और वन यूनिट डाउनवर्ड जाता है। प्लीज ये नोट कर लें कि साइन फंक्शन, कोई भी साइन फंक्शन हो, उसकी खास बात यही होती है कि वो अपने मिड लाइन से ही एग्जैक्टली वन यूनिट ऊपर जाता है, एग्जैक्टली वन यूनिट नीचे आता है, अनलेस कि उसमें वर्टिकल स्ट्रेचिंग हुई हुई हो। तो ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग निकालने का बड़ा जबरदस्त तरीका है क्या, कि हम देखते हैं कि मिड लाइन से हमने कितने यूनिट्स कवर किए अपवर्ड्स और कितने यूनिट्स कवर किए डाउनवर्ड्स। नॉर वो एक्चुअली होना चाहिए वन, लेकिन अगर वन से डिफरेंट आ रहा है तो समझ जाए वर्टिकल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन अप्लाई हुई है। सेम फॉर द कॉस फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन, तो एवरेज लाइन या मिड लाइन क्या आएगी, जीरो। तो आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली वन यूनिट अपवर्ड जा रहा है, एग्जैक्टली वन यूनिट डाउनवर्ड जा रहा है। उससे ना ज्यादा ऊपर जाएगा, उससे ना ज्यादा नीचे जाएगा। तो इन अदर वर्ड साइन और कॉस जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, इनकी एम्पलीट्यूड वन होता है, और ये एम्पलीट्यूड मिड लाइन से मेजर की जाती है फ्रॉम द एवरेज लाइन। ओके, तो ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एट। ओके, मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस टू। सो लेट्स टेक द एवरेज। तो व्हाट इज द एवरेज, थ्री। तो ये जो मिड लाइन आ गई, ये जो एवरेज आ गई, वाई इसको मैं बोलता हूँ क्योंकि डिनोट्स द एवरेज वाई वैल्यू, या एवरेज वाई लाइन विच इज इक्वल्स टू थ्री। तो वाई इक्वल्स टू थ्री लेट्स से कहीं आएगा, तो इस पे एक डॉटेड लाइन बना दे। तो दिस इज योर एवरेज लाइन या मिडल लाइन। अब आप नोट करें कि कॉस फंक्शन कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। तो कॉस फंक्शन कितने यूनिट्स ऊपर जा रहा है, फाइव यूनिट्स। मैक्सिमम वैल्यू एट है, फाइव यूनिट्स ऊपर जा रहा है, नॉर्मली वन जाता है। तो वो जो वन है वो चेंज हो गया किस में, फाइव में। आपने डिस्टेंस मेजर करना है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन टू द मैक्सिमम पॉइंट कितना है, फाइव, क्योंकि थ्री से एट जा रहा हूँ तो फाइव, तो ये डिस्टेंस फाइव में तब्दील हो गया। तो नॉर्मली ये डिस्टेंस वन होता है। तो डिस्टेंस वन अगर डिस्टेंस फाइव में मतलब वो हो गया, चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका क्या मतलब है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो एम्पलीफाई हो गया या वर्टिकली स्ट्रेच हो गया आपका एम्पलीट्यूड, आपका एम्पलीट्यूड वर्टिकली स्ट्रेच हो गया, या आप यूं बोल सकते हैं कि फंक्शन एम्पलीफाई हो गया। तो ये सब एक ही टर्म्स हैं, और इससे ये पता चलता है कि आपका जो ए की वैल्यू है वो है फाइव, ये आपकी वो वैल्यू है वर्टिकली स्ट्रेचिंग वाली वैल्यू है, और या फिर एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, या इसको हम ये भी बोलते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड फाइव है। नॉर्मली एम्पलीट्यूड वन होता है फ्रॉम द मिड लाइन टू द मैक्सिमम वैल्यू, वो डिस्टेंस वन होता है लेकिन वो डिस्टेंस ऑफ फाइव बन गया है, तो एम्पलीफाई हो गया। तो ए की वैल्यू आराम से आपके पास इधर आ जाती है फाइव। ओके, अब सी की वैल्यू, तो ये मिड लाइन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें सी की वैल्यू भी आराम से निकल जाती है। कैसे, वो ऐसे निकल जाती है कि नॉर्मली व्हाट इज द मिड लाइन,
व्हाट इज द एवरेज लाइन? इट इज जीरो। वाई की वैल्यू जीरो। वन और माइनस वन का अगर आप एवरेज निकालें, अगर आप वन और माइनस वन, तो वो जो वाई एवरेज निकालना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई, या इन अदर वर्ड्स द मिड लाइन, द एवरेज लाइन, तो वो कैसे निकलती है? वो आप वाई वैल्यूज का एवरेज एवरेज ले लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेते हैं, तो वन प्लस माइनस वन अपॉन टू विच गिव्स यू डायरेक्टली जीरो। तो वाई इक्वल्स टू जीरो इज योर एवरेज लाइन। अब वो जो एवरेज लाइन है, इसमें वाई की वैल्यू जीरो नहीं है, वाई की वैल्यू क्या है? थ्री। तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या हो गया? वर्टिकली शिफ्ट हो गया अपवर्ड्स बाय यूनिट ऑफ थ्री, बाय थ्री यूनिट्स। यहाँ से भी डायरेक्टली पता चल गया कि सी की वैल्यू क्या है? थ्री। और आपके पास और भी अप्रोचेस हैं, अगर आप यूं नहीं करना चाहते हो, लेट्स से कि आपने ए की वैल्यू निकाल ली और बी की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता था कि पीरियड डबल हो रहा है, स्पीड पीरियड हाफ हो रहा है, स्पीड डबल हो रही है। तो जब आपने बी की वैल्यू निकाल ली थी, तब आप ये कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स लें और दो इक्वेशंस बना लें, उनको सॉल्व कर लें ताकि ए और सी निकल जाए। एक अच्छा सा पॉइंट ये मुझे लग रहा है, और लेट्स से एक अच्छा सा पॉइंट ये लग रहा है। तो एक्स की वैल्यू पाई बाय टू पे वाई की वैल्यू माइनस टू, या एक्स की वैल्यू पाई पे वाई की वैल्यू एट। तो आप ये इसके अंदर प्लग इन करते, तो ये हो जाता वाई की वैल्यू ए कॉस, बी की वैल्यू तो हमें ओरिजिनली पता थी पीरियड से। तो अब आप दो एक्स की वैल्यूज प्लग इन करते हो और कॉरेस्पॉन्डिंग दो वाई की वैल्यूज प्लग इन करते हो, तो दो इक्वेशन आ जाती है, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉस के अंदर वो वाई की वैल्यू जो आती है वो कैलकुलेटर से आ जाती है। मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँ तो वाई की वैल्यू एट है। ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? इट इज पाई। तो कॉस टू पाई पे हमें नॉर्मली अगर आप देखें तो कॉस टू पाई पे क्या होता है, स्केच से देख लें, अपने कैलकुलेटर से देख लें, कॉस टू पाई पे क्या होता है? वन। तो ये हो जाएगा ए इंटू वन प्लस सी, तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन इस पॉइंट से आ जाएगी, यू गेट द आइडिया। और सॉल्व कर लें। कर लेते हैं। तो अगर मैं y की वैल्यू क्या है? माइनस टू, तो y की वैल्यू माइनस टू है, ए कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? पाई बाय टू, तो टू इंटू पाई बाय टू प्लस सी। तो टू टू मारे गए, कॉस पाई पे क्या होता है? नेगेटिव वन, तो ए इंटू नेगेटिव वन प्लस सी। यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई, तो कोई इक्वेशन आ गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले, तो ये भी एक अप्रोच है। लेकिन ये है कि ये तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड और ये मिड लाइन या एवरेज लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मुझे ये बताने थे। तो इनसे कर लें तो बेहतर है, डायरेक्टली हो जाएगा। नो मतलब आपको बस थोड़ी वर्किंग दिखानी होगी कि दिस इज द एवरेज लाइन, द एवरेज लाइन इज ओरिजिनल जीरो, सो वी कैन ऑब्जर्व अ वर्टिकल शिफ्टिंग by a factor of 3, and then the amplitude is 1, so we can observe a vertical stretching, yeah, the amplification by a factor of 5. So what is our final equation? The final equation is basically y equals to 5 cos 2x plus 3, और एंड दैट इज इट। अगर आप इसको स्केच भी करना चाहें तो cos 2x करेंगे तो यूं बनेगा, स्ट्रेच करेंगे तो फ्रॉम -5 to 5 जाएगा, और फिर 5 to 8 चले आएगा, और फिर -5 to -2 चले आएगा। यस, तो आई बिलीव वी आर गुड टू गो। ओके, उसके बाद क्या करें? फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, मतलब y इक्वल्स टू 5 cos 2x plus 3, determine, use the given diagram to determine the number of solutions in the interval 0 to 2 pi। ओके, यही दिया हुआ है हमें along the x axis for each of the following equations। अच्छा, तो ये सवाल आप इत्मीनान से पढ़ें, आराम से देखें, इसका मतलब क्या है। इसका बेसिकली मतलब है कि आपके पास एक फंक्शन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये सही से दिख नहीं रहा तो ये लिखा हुआ है बेसिकली, ए और बी वैल्यूज तो अब मैं प्लग इन कर सकता हूँ। तो बेसिकली लिखा हुआ क्या है? ये बेसिकली लिखा हुआ है 5 cos 2x plus 3 इक्वल्स टू 6x/पाई। तो इन अदर वर्ड्स, ये आपको जो फंक्शन दिया हुआ, तो आप अगर नोट करें, जो एक्सप्रेशन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज दिस? दिस इज योर फंक्शन विच इज गिवन, उसका स्केच यहाँ दिया हुआ है। ओके। राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है? अनदर फंक्शन, इन पर्टिकुलर अ लाइन, उसका जो स्लोप है वो है 6/पाई, वाई इंटरसेप्ट क्या है? जीरो। ये खुद आप नोट करें। ओके। तो इन दोनों को इक्वल रख लिया है, तो इसका मतलब ही क्या है? इसका बेसिकली मतलब क्या है? कि आप बेसिकली एक फंक्शन को इक्वेट कर रहे हैं ना टू अनदर फंक्शन, और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू इक्वेट वन फंक्शन टू अनदर एंड देन यू सॉल्व द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका बेसिकली मतलब है कि आप उन दो फंक्शंस के क्या निकाल रहे हैं? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। हम ये कर चुके हैं कि अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं, लेट से y इक्वल्स टू साइन एक्स, फिर मैं आपको दे दूं लेट से y इक्वल्स टू कॉस एक्स। अगर मैं दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लूं, जो बेसिकली दोनों के y's को इक्वेट करके आया है, फिर मैं y's को हटा के एक्सप्रेशन इक्वेट कर लेता हूं। तो इससे हम करते हैं क्या? इससे हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, अब तक तो रट जाना चाहिए। तो ये जब दो फंक्शंस इन्होंने इक्वेट किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि वी आर इंटरेस्टेड इन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स।
तो इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है उसका स्केच दिया हुआ है। ऑल यू नीड टू डू इज ऑन दैट सेम ग्राफ स्केच द फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड और देख लें कहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि ग्राफिकली सॉल्विंग फॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें पता है कि बेसिकली हुआ क्या है। बेसिकली हमें इन्होंने दिया हुआ है y इक्वल्स टू 5 cos 2x + 3। फिर अलग से दिया हुआ है y इक्वल्स टू 6x/पाई। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, हमें कंफ्यूज करने के लिए ये कभी y लिखे ही नहीं और इनको डायरेक्टली इक्वेट कर दिया और बोला सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगर आप थोड़ा सोचें तो उन्होंने बैकग्राउंड में ये किया है। तो इन अदर वर्ड्स वी आर सॉल्विंग फॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स, वी आर साइमल्टेनियसली सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। तो बस। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब बाय हैंड अगर आप करना चाहें, लेकिन बाय हैंड हो नहीं सकता क्योंकि एनालिटिकल इसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं, एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा नहीं, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता है। तो वो हमारे में है नहीं। तो हम करते क्या, हम बेसिकली ग्राफिकली अप्रोक्सीमेट करेंगे इसका सोल्यूशन। तो वो खुद ही कह रहा है इसलिए तो 1 मार्क का है। तो ग्राफिकली कैसे करते हैं, यू ड्रॉ द फंक्शन ऑफ द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू ड्रॉ द फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड, एंड देन आप देखेंगे कहाँ वो मैच कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्केच दिया हुआ है, राइट हैंड साइड का कर लेते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को स्टडी करें y इक्वल्स टू 6x/पाई को, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 6/पाई इंटू x + 0। इसका मतलब y इंटरसेप्ट 0 है। और इसका स्लोप क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया 6/पाई। वो बेसिकली इससे कंपेयर करके मेरे पास आया है। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी रिवीजन में है सो आपने ऑब्वियसली ये डायरेक्टली पकड़ लिया होगा। ओके। बस अब आप स्केच कर लें इस फंक्शन को, और सेम फॉर द ऑब्वियसली द अदर पार्ट, उसमें बस क्या दिया हुआ है 6 - 6x/पाई। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब मैं स्केच कर लेता हूँ। So what do we have? We have y equals to 6/pi into x. And what is the other? Let's say orange. Y equals to, what is it? 6 minus, I believe, 6/pi into x. ऐसा ही है ना? 6 - 6/pi into x. ओके, तो इसका y इंटरसेप्ट 6 आएगा, उसका स्लोप -6/pi है। उसका स्लोप 0 है, स्लोप 6, y इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप 6/pi है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो ब्लू वाला फंक्शन है उसका स्लोप 6/पाई है, वाई इंटरसेप्ट 0 है। जो ऑरेंज वाला फंक्शन है उसका वाई इंटरसेप्ट 6 है और स्लोप है -6/पाई। बस स्केचिंग है तो लाइन स्केचिंग तो हमें आती है। तो 6/पाई को अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूँ ताकि स्लोप का एक आइडिया हो जाए, व्हाट इज 6/पाई? 1.9। तो 1.9, तो 1.9 का क्या मतलब है? तो इसको आप यूं सोच लें जरा कि अप्रोक्सीमेटली 1.9x। तो फिर एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 1.9 आएगी। तो एक्स की वैल्यू 1 कहाँ होगी? एक्स की वैल्यू 1 आई बिलीव कहीं यहाँ होगी, क्योंकि पाई/2 भी अगर हम देख लें तो उसकी वैल्यू क्या होती है ताकि अच्छा सा स्केच बनता है। पाई/2 1.57 ना। तो 1.57, तो पाई/2 की वैल्यू आ गई 1.57, तो कहीं 0.7 कहीं यहाँ पे कहीं वैल्यू आ रही होगी। आ, अच्छा सा स्केच कर लो ना। तो 1.57, 1.57 का अगर मैं हाफ करूँ तो 0.75। कहीं मुझे लग रहा है नेगेटिव की तरफ तो नहीं आ रहा, कंफर्म करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू लेट से, अब मुझे ऑब्वियसली स्केच है पता नहीं चला, तो लेट से कहीं यहाँ है, लेट से कहीं यहाँ पे है एक्स की वैल्यू 1। तो सबसे जो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने फंक्शन के अंदर प्लग इन कर लें ताकि पता चल जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ताकि पॉइंट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन था y इक्वल्स टू 5 cos 2x + 3 था ना, इसमें x की वैल्यू 1 प्लग इन कर लेते हैं। 5 cos 2, x की वैल्यू 1 प्लग इन कर रहा हूँ +3। तो 0.919। अज्यूमिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स इन रेडियंस, हाँ रेडियंस में ही है ऑब्वियसली। तो एक्स के लिए अगर मैं 1 रखूँ तो 5 cos 2 + 3 ना। तो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू? 0.9 आ रही है। ओके, 0.9 आ रही है तो अच्छी बात है, आइडेंटिफाई हो गया हमारा पॉइंट। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू 1 पे 0, तो ये 2 है ना।
तो 1 लेट से कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो 0.9 लेट से कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आ रही है, तो ये अच्छी बात है, आइडेंटिफाई हो गया। तो एक्स की वैल्यू 1 ये आ रही है, और उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 0.9 आ रही है ऑन द फंक्शन। लेकिन बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना था कि एक्स की वैल्यू 1 ऑन द एक्स एक्सेस किधर है। ओके, तो अब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू 1 पे मेरी फंक्शन की वाई की वैल्यू क्या होगी, 1.9, जो कहीं यहाँ होगी। तो मेरा ग्राफ कुछ यूं दिखेगा, ऑब्वियसली वाई इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन से पास होगा। तो ये दिख गया। तो लाइन कुछ यूं चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो उसको एक दफा, दो दफा, तीन दफा इंटरसेप्ट करेगी। तो उसने क्या आंसर मांगा है? नहीं। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई के बीच में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस है, इन अदर वर्ड्स ये दो फंक्शंस कितनी दफा इंटरसेप्ट करते हैं, इन अदर वर्ड्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने। तो 0 to 2 पाई में अगर मैं देखूं तो एक, दो, तीन, तो तीन, इसका जवाब है तीन। अब मैं सब मिटाना चाहता हूँ, और नाउ आई वांट टू, अब मैं ऑरेंज फंक्शन के साथ काम करना चाहता हूँ। ऑरेंज फंक्शन को भी अच्छा सा स्केच करना पड़ेगा। तो ऑरेंज फंक्शन क्या है, y = 6 - 6x/पाई। तो इसको स्केच करने का आसान तरीका ये है कि एक्स निकाल लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं और अच्छा सा स्केच कर लेते हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। तो वाई इंटरसेप्ट तो हमें पता है इसका +6 आ रहा है, वो तो देख के पता चला है, mx + c से कंपैरिजन। तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, +6। ओके। एंड व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू 0 प्लग इन करें। जब वाई की वैल्यू 0 प्लग इन करेंगे तो दिस विल बी 6 - 6x/पाई, which gives me 6x/पाई equals to 6, which is basically 6 तो मारे गए, तो 1/पाई। तो व्हाट इज 1/पाई अप्रोक्सीमेटली, 1/पाई अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1/पाई इज अप्रोक्सीमेटली 0.318, 0.318। 0.318 हमें पता है कहीं, अच्छा अब ये कुछ यूं भी जा सकता है। तो अब ये 0.318 को भी अच्छा सा आइडेंटिफाई हमें कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.318 का यहाँ कर दूं तो फिर लाइन कुछ यूं बनेगी और हम बोलेंगे कभी इंटरसेप्ट हुआ ही नहीं। लेकिन थोड़ा भी अगर आगे पीछे हुआ तो ये कि इंटरसेप्शन हो रही होगी। लेकिन मैंने वाई एक्स की वैल्यू 1, अगर मुझे याद हो तो एक्स की वैल्यू 1 मैंने कहाँ बनाई थी, आई थिंक मैंने एक्स की वैल्यू आई बिलीव कहीं यहाँ बनाई थी ना। तो 0.318 तो फिर बहुत ही कहीं यहाँ होगा। तो फिर आई थिंक इट्स सेफ टू से कि ये काफी एक्यूरेट स्केच है। और फिर हाँ, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही, तो नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो नो सॉल्यूशंस। तो ये एक एक मार्क के सवाल है, करने जल्दी जल्दी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली द डिटेल्स आर नेसेसरी, इसलिए मैं इतनी डिटेल में गया। ओके, नाउ लेट अस डू जस्ट ओनली वन फाइनल क्वेश्चन एंड वी विल बी डन। इसके अलावा कोई पार्ट तो नहीं है ना, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ओके ओके। एक मैंने सवाल देखा था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, रेंज। तो ये जो शिफ्टेड ग्राफ है, आप इसकी बस ये जो डोमेन दी हुई है बिटवीन 0 एंड पाई, तो रेंज का बेसिकली मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज। तो बेसिकली जो मिनिमम से मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक, रेंज का मतलब यही है कि वो वाई वैल्यूज जो आपके एक्स वैल्यूज की रेंज में कवर हो रही है। तो आपकी एक्स वैल्यूज जो 0 से पाई जा रही हैं, तो आप फंक्शन 0 से पाई आपने प्लॉट किया, तो वाई वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रही हैं, वो ऑब्वियसली फिर ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो वो आप नोट कर लीजिएगा और वो लिख लीजिएगा, तो रेंज बन जाएगी। तो बस आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकालने होंगे। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप ट्राई करें। शिफ्टिंग नोटिस करें कि शिफ्टिंग हुई हॉरिजॉन्टल, नो, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हुई है हाँ, लेकिन उससे रेंज पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो रेंज पे जो फर्क पड़ेगा वो 3/2 से पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेचिंग है, वे 1/2 से है, विच इम्प्लाइज वर्टिकल शिफ्टिंग अपवर्ड्स। ये भी एक अच्छा सवाल है। तो ये दिस इज डिसेंट सवाल और ये नॉर्मल है, तो दिस शुड बी डुएबल। मेरा जो इरादा है, बस एक सवाल का जो मैंने देखा था जिसमें थोड़ी बहुत शिफ्टिंग इन्वॉल्व थी और स्ट्रेचिंग, वर्टिकल कंप्रेशन इन्वॉल्व थी। नहीं, कहाँ गया वो सवाल। इंटरेस्टिंग, पता नहीं कहाँ गया वो सवाल। हाँ, ये रहा वो सवाल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन।
ओके, तो गिवन दैट 4 10 x + 3, ये आई एम लीविंग दिस टू यू। एक सिंपल सी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, रीअरेंजिंग, सिंप्लीफाई, एलसीएम, यू गेट द आइडिया। तो वो आप ये शो कर लेंगे, साइन एक्स इक्वल टू -2/3। ओके, उसके बाद कह रहा है कि हेंस शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग सॉल्व द इक्वेशन, एंड दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव बीन गिवन, और हेंस की हिंट भी दी हुई है। तो अब कैसे करें? अगर आप नोट करें तो देखें, कंपेयर करें तो देखें क्या दिया हुआ है मेरे इधर 4 10 x, तो इधर भी क्या दिया हुआ है 4 10, एंगल चेंज्ड। ओके, फिर वही दिया हुआ है कि +3 cos, बस एंगल चेंज्ड। ओके, उसके बाद वो +1/cos, और फिर x की जगह एंगल चेंज्ड है, क्या है +1/cos, और फिर एंगल चेंज्ड है। ओके, तो बेसिकली वही एक्सप्रेशन है जो इधर है, जो एक्सप्रेशन इधर है वही एक्सप्रेशन नीचे है, बस ये एंगल x को हटा के एक नया एंगल इंट्रोड्यूस किया है। और एक और बात नोटिस करें, ये जो एंगल x है, ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और इधर भी आ रहा है ना। तो वो जो नया एंगल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 2x - 20, जो x को रिप्लेस किया करके आया है, तो वो देखें इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन ऊपर है, एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन नीचे है, बस वो x को हटा के उन्होंने एक्स को हटा के एक नया एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया है। बस इतनी सी बात है। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, मुझे पता है साइन एक्स के बराबर है, इक्वल टू -2/3 के बराबर है। आई कैन इक्वेट दिस एक्सप्रेशन टू दिस एक्सप्रेशन, रीअरेंजिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी क्या होगा, ऑब्वियसली साइन एक्स -2/3 के बराबर होगा, बस वो एंगल चेंज होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो बस ये आखिरी सवाल है। तो ओके, तो कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि आपके पास दिया हुआ है 4 10 x +3 cos x +1/cos x। 4 10 x +3 cos x +1/cos x इक्वल्स टू 0। आपने इसको रीअरेंज करके शो कर दिया कि दिस इज बेसिकली इक्वल टू साइन एक्स इक्वल्स टू -2/3। तो इसी तरह अब आपको दिया हुआ है 4 10 2x - 20 डिग्रीज +3 cos 2x - 20 डिग्रीज +1/cos 2x - 20 डिग्रीज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप नोट करें एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है, बस वो एंगल चेंज्ड है। तो इसी तरह जिस तरह वो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू -2/3, ये एक्सप्रेशन भी क्या होगा, इक्वल टू साइन 2x - 20 डिग्री इक्वल्स टू -2/3। जो एंगल इधर एक्स था, इधर एक्स था, इधर एक्स था, वही एंगल इधर है। तो जो एंगल्स इधर हैं, इधर है, इधर है, अब वो इधर आएंगे। तो दिस इज व्हाट यू हैड टू डू। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है जिसको मैं सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ, इट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। सो इन अदर वर्ड्स आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। आप पहले, सबसे पहले अगर हम थोड़ी स्केचिंग करें तो 2 कॉमन लें, एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -2/3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास साइन फंक्शन है, जो नॉर्मल साइन फंक्शन है, वो 10 डिग्रीज टू द राइट शिफ्ट हुआ है। तो लेट्स से अब वो 10 डिग्रीज पे शुरू होगा, और 360 पे नॉर्मली खत्म होता है, वो 370 पे खत्म होगा। और अगर इसका मैं मिड पॉइंट लूँ तो 370 +10 कितना हो जाएगा, 380। 380 डिवाइड बाई 2 190। तो 190 लेट से इधर है, तो 190 डिग्री पे एग्जैक्टली आपका एक साइकिल हो रहा होगा। तो ये है कि मैं सॉल्विंग बाय स्केचिंग भी कर रहा हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं करूंगा सॉल्व, लेकिन आइडिया हो जाएगा कि कितने सोल्यूशंस होंगे, यू विल गेट द आइडिया। ओके, और ये थोड़ा पीछे भी जा रहा होगा, बट एवर यू गेट द आइडिया। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये 1 है, ये -1 है, तो नेगेटिव। ओके, ये तो हो गया। तो व्हाट इज, तो ये किसका स्केच मैंने बनाया है? ये मैंने स्केच डायरेक्टली किसका बना दिया है, y इक्वल्स टू साइन 2x - 10 डिग्रीज का। कैसे? मैंने सबसे पहले साइन x - 10 डिग्रीज का बनाया। तो वो क्या होता है, वो आराम से यूं होता है कि 10 डिग्री के राइट शिफ्ट के साथ एक साइकिल, लेकिन ये 2 की वजह से 2 साइकिल्स करेगा। तो डायरेक्टली मैंने इसका स्केच बना दिया। अब मुझे सॉल्व करना है कि इस फंक्शन की y की वैल्यू क्या होगी, -2/3, मतलब कब होगी। तो -2/3 कहीं इधर आएगा। तो एक सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास, और एक दूसरा सोल्यूशन आ रहा है। तो इमीडिएट तो हमें, अच्छा ये जो साइकिल है 190 पे खत्म होगा ना, ये जो साइकिल है 190 पे खत्म होगा, तो ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली टू द लेफ्ट ऑफ 190 है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। तो आपके पास ये दो आंसर्स आएंगे। तो इसका मतलब है हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि दो आंसर्स मुझे निकालने हैं, तो अब आप दो आंसर्स निकालने में लग जाएं। दो आंसर इसलिए क्योंकि दो अप्रोक्सीमेटली दो आंसर, वो देखना पड़ेगा कि शिफ्टिंग कितनी हुई है और ये वैल्यू कितनी है, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन द रेंज 0 डिग्री से तकरीबन 190 इधर है ना, तो 180 डिग्री।
अब वो ऑब्वियसली शिफ्टिंग पे डिपेंड करता है, शिफ्टिंग कितनी हुई है, गैप कितनी है, लेकिन बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रेंज ओवर द एक्स एक्सिस। तो दिख रहा है कि 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन आ रहे हैं। थोड़ा मैंने जल्दबाजी की है इस क्वेश्चन में जानबूझ के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चाहे वो आपकी हो जाए। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे कि बस बेसिकली साइन इनवर्स लें, तो ये हो जाएगा 2 × x−10 डिग्रीज इक्वल्स टू साइन इनवर्स या आर्क साइन -2/3। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास अब आपको साइन फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलकुलेटर तो आपको डायरेक्टली जवाब दे देगा, लेकिन फिर भी साइन का ग्राफ आप स्केच कर लें तो बेहतर है, आपको आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि साइन का ये नॉर्मल ग्राफ होता है ना। तो -2/3 लेट से यहाँ होगा। तो आपको ये जवाब मिलना चाहिए था और फिर ये जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि साइन इनवर्स यूं काम नहीं करता। तो साइन इनवर्स जो कैलकुलेटर है वो आपको फिर ये वाला जवाब देगा, ये वाला। तो आप करें साइन इनवर्स -2/3। अब ये जब मैंने साइन इनवर्स किया तो एग्जैक्टली मैं साइन फंक्शन के सारे एट्रीब्यूट्स अप्लाई करूंगा कि पीरियड 2 पाई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि अब यहाँ पे हम साइन को इन्वर्स किया, तो इसलिए हमेशा साइन और कॉस के जो बेसिक स्केचेस फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो लेट्स डू आर्क साइन -2/3। तो आर्क साइन -2/3 इन डिग्रीज, व्हाट डू आई गेट? आई गेट -41.81। -41.81। तो -41.81 ना। लेकिन वो तो ये जवाब आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो अब सिमेट्रिसिटी आप इस्तेमाल करें कि एक मिड पॉइंट लें या रेफरेंस पॉइंट लें, तो मैं रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ हमारा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के साथ गैप ले लूंगा इस एक्स वैल्यू के साथ, और वही पे 90 डिग्री में ऐड कर लूंगा। सही। ओके। तो बेसिकली हमारा सोल्यूशन कैसा आएगा? फिर हमारा सोल्यूशन बेसिकली ये आएगा कि मैंने 90 डिग्री का गैप लिया, किसके साथ? -40। गैप का मतलब है डिफरेंस, तो उसका मतलब ये वाला माइनस, और किस वैल्यू के साथ? तो वो फिर तुक्के में वैल्यू नेगेटिव है, तो वो ये वाला नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वो वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है। -41.81। तो वो मैं गैप या वो डिफरेंस दे रहा हूँ बिटवीन 90 डिग्रीज, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, -41.81। तो वो डिफरेंस लेने के लिए हम माइनस करते हैं। ये वाला माइनस तो इसलिए क्योंकि जिसके साथ मैं डिफरेंस दे रहा हूँ वो खुद इटसेल्फ नेगेटिव है। और ये जो डिफरेंस है जो भी आएगा वो फिर मैं आई विल ऐड इट टू व्हाट, दिस वैल्यू। तो -41.81। तो एक आंसर तो ये आ जाएगा। तो 2 × x−10 डिग्रीज इक्वल्स टू ये क्या आएगा? तो -41.81 डिग्रीज करता हूँ, और फिर मैं करता हूँ 90 डिग्रीज माइनस -41.81 डिग्रीज। व्हाट डू आई गेट? The gap is 131.81, and then I'm going to add it to -41.81 degrees. मैंने कोई गलती कर दी क्या? 90 डिग्री में ऐड करना था ना, हाँ सॉरी, माय अपोलॉजीज, 90 डिग्री में ऐड करना था, तो ये गैप मुझे 90 डिग्री में ऐड करना था। 90 डिग्री में ऐड करना था, सॉरी। तो 90 डिग्रीज, 221.81। ओके। 221.81 डिग्रीज एक आंसर तो आ गया, और वो ये वाला है। अब ये वाला कैसे आएगा? ये वाला ऐसे आएगा कि इमीडिएटली अगर आप रिकग्नाइज करें तो यहाँ से और इन दोनों में फर्क 360 का है, क्योंकि एक साइकिल खत्म हो चुका है, देखें यूं गया और फिर एग्जैक्टली एक साइकिल खत्म हो गया। तो इस पर थोड़ा आप गौर करें, सोचे, तो ये इन दोनों का मतलब ये है कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल साइन फंक्शन की बात हुई है, क्योंकि साइन फंक्शन को इन्वर्स किया है। तो साइन फंक्शन का पीरियड एग्जैक्टली 2 पाई वाला, ये वो 2 पाई वाला सीन है कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये फिर एग्जैक्टली इनमें 2 पाई का फर्क है, या 360 डिग्रीज का, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम साइकिल टू साइकिल जो डिस्टेंस होता है वो फिर 2 पाई होता है। एग्जैक्टली एक साइकिल हो चुका है। तो बेसिकली ये आएगा, ऐसे आएगा कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि -41.81 में आप ऐड कर रहे हैं 360 डिग्रीज। तो -41.81 डिग्रीज प्लस 360 डिग्रीज, एंड व्हाट डू वी गेट 318.19। तो आपने से दो सोल्यूशन ही देखने हैं, क्योंकि हमने जो इक्वेशन सॉल्व करनी थी उसी का ही फंक्शन मैंने स्केच करके दिखा दिया है कि अप्रोक्सीमेटली दो सोल्यूशन आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने दो सोल्यूशन ही देखे। और रेंज जिस तरह में 0 से 180 दी हुई थी, इसलिए मैंने 0 से 180 स्केच किया, लेफ्ट पे नहीं किया। अब आप सॉल्व करें बस एक्स के लिए, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लें, तो इनको डिवाइड बाई 2 करके +10 कर दें।
तो डिवाइड बाई टू, 318.19 डिवाइड बाई टू करके +10 कर दें, तो 169.095। तो 169.095 आपका एक आंसर आ गया। 2 to 1.81, तो 2 to 1.81 को डिवाइड बाई टू करके +10 करें, 120.095। तो 120.095 डिग्रीज। ये आपके आंसर्स हैं विद इन द रेंज। ये वो एक्स वैल्यूज हैं जो विद इन द रेंज है, और जब आप अपने साइन फंक्शन के अंदर इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो -2/3 आएगा। ये इन अदर वर्ड्स इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो -2/3 आएगा। इन अदर वर्ड्स वो एक्स वैल्यूज जो इन इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई। ट्रिग्नोमेट्री अब हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, और अभी एक इंशाल्लाह हम सीरीज करेंगे, एंड देन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।